अप मोटर न्यूरॉन 5 जो है वो अब इफ आई जस्ट गिव अ समरी ऑफ दिस ऑल पर्टिकुलर थिंग, जो हमने कहा कि अप मोटर न्यूरॉन बेसिकली वो न्यूरॉन है जो वो ट्रैक्ट है जो कि कॉर्टेक्स से उठ रहा है और स्पाइनल कॉर्ड तक आपका आ रहा है। उसके अंदर आपका मीडियल मोटर सिस्टम भी है, उसके अंदर आपका लैटरल मोटर सिस्टम भी काम कर रहा है। सम ऑफ देम आर गोइंग टू एक्सटेंसर, सम ऑफ देम आर गोइंग टू द फ्लेक्सर्स। तो एक तो जो है वो ये इंपॉर्टेंट जो है वो डिफरेंशिएशन जो है वो आपको देखने को मिल गई। अब जो आपका इंटीरियर हॉर्न से न्यूरॉन निकल रहा है उसको हमने कहा कि जी वो न्यूरॉन जो आपका है दैट इज सपोज टू बी लोअर मोटर न्यूरॉन। और अगर हम लीजन्स की बात करें तो अपर मोटर न्यूरॉन में आपका लीजन कॉर्टेक्स पर हो सकता है, डायनकेफ्लॉन के ऊपर हो सकता है, मिडल्ला के लेवल के सॉरी मिड ब्रेन पर हो सकता है, पॉन्स पर हो सकता है, मिडल्ला पर हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड में हो सकता है। अगर जो है वो मैं लोअर मोटर न्यूरॉन की बात करूं तो वो ज़ाहिर है स्पाइनल कॉर्ड में लीजन है, आपने किसी सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर लीजन प्रोड्यूस किया और वहाँ से निकलने वाली आपकी जो नर्व है वो अल्टीमेटली नर्व जो है वो डैमेज हो गई है और फिर एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपने जो है वो पैरालिसिस जो है उसको जो है वो प्रोड्यूस करवाया है। पता कैसे चलेगा कि अपर मोटर न्यूरॉन है या लोअर मोटर न्यूरॉन है? 5 हेडिंग्स के अंदर उसको देखा जाता है। आपका जो मास है वो क्या है या बल्क क्या है, आपकी टोन क्या है, आपके जो रिफ्लेक्सेस हैं सुपरफिशियल और डीप वो कैसे पड़े हुए हैं, फासिकुलेशन या फिब्रिलेशन जो एब्नॉर्मल मूवमेंट है वो हो रही है या नहीं हो रही, और आपको जो बेबिंस्की साइन है वो पॉजिटिव है या पॉजिटिव नहीं है। तो जो अपर मोटर न्यूरॉन है बिकॉज कि वो मॉड्यूलेटरी है, उसने आपकी इन रिस्पॉन्स टू सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो स्पाइनल कॉर्ड एक्टिविटी प्रोड्यूस करना चाह रहा होता है उसको वो काउंटर करता है, उसको कंटेन करता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपका जो अप मोटर न्यूरॉन है वो यूजली एग्जैजरेटेड मोटर एक्टिविटी के साथ प्रेजेंट करता है, गो कि वहाँ पर जो एक्टिविटी हो रही होती है वो आपके अपने वॉलंटरी कंट्रोल के अंदर नहीं होती और कोऑर्डिनेटेड भी नहीं होती। तो अप मोटर न्यूरॉन के अंदर टोन नॉर्मल रहती है, सॉरी बल्क नॉर्मल रहता है, टोन भी नॉर्मल रहती है, रिफ्लेक्सेस आपके एग्जैजरेट हो जाते हैं बिकॉज के ऊपर से आने वाला जो इनहिबिटरी इनपुट है वो उसको काउंटर करने के लिए जो है वो मौजूद नहीं है। आपके जो सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस हैं वो एब्सेंट होते हैं, फासिकुलेशन प्रेजेंट नहीं हो सकती बिकॉज कि आपका बल्क जो है वो नॉर्मल है, और अगर बल्क नॉर्मल है तो फिर आपकी जो नर्व्स पड़ी हुई हैं वो ऑन देयर ओन स्मॉल पोर्शन ऑफ जो मसल है उसको एक्टिवेट कराने की कैपेसिटी नहीं रखती होती। और जो बेबिंस्की साइन होता है या आपको जो है वो जो टोज हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो है वो जाते हुए फील होते हैं। जो लोअर मोटर न्यूरॉन है वो फ्लैसिड पैरालिसिस है और उसके अंदर जो तमाम की तमाम आपको जो है वो जो चीज़ें हैं वो डाउनवर्ड मिलती हैं। आपका मास कम है या बल्क कम है, आपकी टोन कम है, रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट नहीं हो सकते बिकॉज के जिस चीज़ ने मोटर एक्टिविटी प्रोड्यूस करनी है वो तार ही इटसेल्फ जो है वो आपकी डैमेज हो गई है। आपकी फैसिकुलेशंस प्रेजेंट हो सकती हैं बिकॉज के मास अगर टूट रहा है तो कम मास के अंदर जो छोटी सी नर्व पड़ी हुई है अगर उसे कोई सेंसरी इनपुट फ्रॉम द एक्सटीरियर मिल गया है तो उसके नतीजे में इटसेल्फ एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस करा के किसी मसल की कॉन्ट्रैक्शन, स्मॉल पोर्शन ऑफ मसल की कॉन्ट्रैक्शन ऑन इट्स ओन जो है वो करा सकती है। और जो आपका बेबिंस्की साइन है दैट मीन्स कि अगर आप स्ट्राइक करें अपने सोल ऑफ फुट को तो फिर उसके अंदर तमाम के तमाम टोज जो हैं वो आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर जाते हुए फील होते हैं, या फिर वो अगर टोटल फ्लैसिड पैरालिसिस है तो उसमें कोई मूवमेंट जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो दीज आर द डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स जो कि आपका अपर मोटर न्यूरॉन और जो लोअर मोटर न्यूरॉन है उसके दरमियान जो है वो डिफरेंशिएट करता है। अब पता कैसे चलेगा कि प्रॉब्लम जो है वो कहाँ पर पड़ा हुआ है? वही जो हम ब्राउन सैकवुड के साथ जो है उसे कुलिया इस्तेमाल कर चुके हैं उसी को रिवर्स डायरेक्शन के अंदर जो है वो इस्तेमाल करें। अगर कॉर्टेक्स के अंदर जो है वो प्रॉब्लम पड़ा हुआ तो कॉर्टेक्स बिकॉज कि अभी कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट ने जो है वो क्रॉस नहीं किया है तो जो राइट का आपका पड़ा हुआ है वो लेफ्ट के पैरालिसिस के साथ प्रेजेंट करेगा, और लेफ्ट का जो अगर कॉर्टेक्स डैमेज है तो वो राइट के साइड के पैरालिसिस के साथ प्रेजेंट करेगा। यूजली इसके साथ आपको क्रेनियल नर्व का डैमेज जो है वो देखने को नहीं मिलता है। अब अगर आप नीचे आ जाएं डायनकेफ्लॉन बिकॉज के स्टिमुलेटरी और इनहिबिटरी दोनों इनपुट्स दे रहा होता है, हम आगे जाके बेजल गैंग्लिया के लूप्स के साथ पढ़ेंगे। तो अगर डायनकेफ्लॉन में कोई प्रॉब्लम हो तो ये पैरालिसिस के साथ इमोशनल या लिम्बिक एब्नॉर्मेलिटीज़ के साथ जो है वो प्रेजेंट करता है। मिड ब्रेन के ऊपर आ जाए, तीसरी और चौथी नर्व पड़ी हुई है तो ऑक्यूलर मूवमेंट्स की अगर पैरालिसिस के साथ जो है वो आपका जो है वो मोटर पैरालिसिस जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर जो मोस्ट लाइकली प्रॉब्लम पड़ा हुआ होगा वो मिड ब्रेन के ऊपर पड़ा हुआ होगा। मिड ब्रेन के ऊपर भी अभी कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट ने जो है वो क्रॉस नहीं किया है, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट अगर राइट मिड ब्रेन के ऊपर प्रॉब्लम है तो राइट साइड की तीसरी और चौथी नर्व या राइट साइड की ऑक्यूलर मूवमेंट्स जो हैं वो आपकी डैमेज होंगी, और जो पैरालिसिस है वो आपका ऑपोजिट साइड के ऊपर दैट मीन्स के लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो आपको देखने को मिलेगा। मेडुल्ला के ऊपर पॉन्स के ऊपर आ जाएं तो
तो 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं नर्व उसी साइड की जो है आपकी डैमेज हो रही होगी, लेकिन पैरालिसिस आपको ऑपोजिट साइड के ऊपर देखने को मिलेगा। नीचे मेडल्ला के ऊपर आ जाएं तो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में से कोई आपको इन्वॉल्व देखने नजर आ रही होगी, लेकिन पैरालिसिस जो है वो आपका अभी भी ऑपोजिट साइड के ऊपर पड़ा होगा। नीचे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आ जाएं, जिस लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर जो है वो आपका प्रॉब्लम जो है वो डेवलप हो गया है बिकॉज कि अब क्रॉसिंग हो चुकी है, तो सेम साइड का आपका जो है वो मोटर डैमेज जो है वो आपको देखने को मिलेगा। और ये मोटर डैमेज अभी भी जो है वो अपर मोटर न्यूरॉन टाइप का जो है वो आपको देखने को मिलेगा बिलो द लेवल ऑफ जो है वो लीजन के आपने जहाँ से अपर मोटर न्यूरॉन का इनपुट देना शुरू कर दिया, ख़त्म कर दिया है, उससे नीचे नीचे आपको जो है वो उसी साइड का जो है वो मोटर लॉस जो है वो देखने को मिलेगा। पैरालिसिस वंस अगेन जो है वो आपका अपर मोटर न्यूरॉन टाइप का जो है वो वहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ होगा। डॉर्सल कॉलम उसी साइड का जो है वो लॉस होगा, लेकिन जो आपका लैटरल कॉलम है वो ऑपोजिट साइड का चला जाएगा। तो ये ब्राउन-सेकोर की जो स्कीम हम ऑलरेडी गो थ्रू कर चुके हैं, ये आप नीचे से ऊपर जाने के बजाय ऊपर से नीचे आ रहे हैं, बिल्कुल वही फीचर्स डेवलप हो रहे हैं जो कि हम ऑलरेडी जो है वो ब्राउन-सेकोर के साथ जो है वो देख चुके हैं। तो जो मेजर आपका डायग्नोस्टिक क्लिनिकल पॉइंट होता है मोटर सिस्टम के हवाले से, वो दो चीज़ों को डिफरेंशिएट करना होता है कि वेदर इट इज़ एन अपर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ लीजन और वेदर इट इज सपोज टू बी अ लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ लीजन। अगर तो वो अपर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ लीजन है तो वो 5 चीज़ें जो हमने देखी हैं वो तमाम की तमाम आपको एग्जैजरेटेड सूरत में देखने को मिलेंगी, और अगर वो लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ पैरालिसिस है तो जो 5 हेडिंग्स हमने देखी वो तमाम की तमाम आपको लोअर डिमेंशन में जो है वो देखने को जो है वो मिलेंगी। और दूसरा ये कि फिर उसका लेवल ऑफ लीजन क्या है, वो मैंने बताया कि जो कॉर्टेक्स है उसमें यूजली क्रेनियल नर्व्स की इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को नहीं मिलती। डाइन के फॉर्म में इमोशनल एब्नॉर्मलिटीज़ या बिहेवियर की एब्नॉर्मलिटी साथ में देखने को मिलेंगी। स्पेसिफिकली स्पीच के साथ आपकी जो स्पीच है वो बहुत हाईली सेक्शुअली अब्यूजिव होगी, और जो स्पीच है उसके अंदर बहुत वर्बल अब्यूज़ जो है वो आपको देखने को और बहुत वायलेंट अब्यूज़ जो है वो देखने को मिलता है। तो अगर आपकी स्पीच के अंदर प्रॉब्लम्स जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं, स्पेसिफिकली अगर वो सेक्सुअली ओरिएंटेड स्पीच है और आप जो सेक्सुअल स्लैंग्स हैं वो बहुत रिपीटेडली इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर बहुत ग्रॉस लेवल के ऊपर आपके लिम्बिक सिस्टम के अंदर जो है वो कोई प्रॉब्लम डेवलप हुआ है। वो लूप्स हम आगे जाकर जो है वो पढ़ेंगे कि आपकी लूप्स कैसे डेवलप हो रही होती हैं फॉर द अब्यूजिव स्पीच। मिड ब्रेन के लेवल के ऊपर अगर आप आ जाएँ तो हमें ऑक्यूलर मूवमेंट्स के साथ जो है ऑपोजिट साइड का पैरालिसिस देखने को मिलेगा। पॉन्च के ऊपर आ जाएं तो 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं के पैरालिसिस में से किसी एक नर्व की एब्नॉर्मलिटी के साथ आपको ऑपोजिट साइड का पैरालिसिस देखने को मिलेगा। मेडल्ला में आखिरी 4 नर्व सेम साइड की और पैरालिसिस ऑपोजिट साइड का। और स्पाइनल कॉर्ड में मामला बिल्कुल ऑपोजिट हो गया बिकॉज के क्रॉस कर चुका है, तो जिस साइड के ऊपर डैमेज हो गया है उससे नीचे नीचे आपको मोटर लॉस वंस अगेन आपका अपर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ लॉस जो है वो देखने को मिलेगा। अच्छा, बिलो द लेवल ऑफ लीजन तो अपर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ पैरालिसिस होगा, लेकिन एट द लेवल ऑफ लीजन जिस सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर आपने नर्व को जो वर्टेब्रा है उसको डैमेज किया है, बिकॉज के उस सेक्शन से निकलने वाली अपनी एंटीरियर नर्व साथ में डैमेज हो रही होती है, तो एट द लेवल ऑफ लीजन सेम साइड के ऊपर आपको उसी डर्मेटोम के अंदर या उसी जो है वो जो आपका मोटर सप्लाई जिस जहां पर जा रही है उन ग्रुप ऑफ मसल्स के अंदर लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ पैरालिसिस जो है वो देखने को मिलता है। तो दिस इज अ डिफरेंशिएटिंग पॉइंट, वो आपको डिफरेंशिएट करके बता देता है कि जहां पर आपको अपर मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस मिल रहा है, आपने नीचे से स्टार्ट किया, ऊपर जा रहे हैं, एक लेवल ऐसे आ गया कि वहां पर आपको लोअर मोटर न्यूरॉन जो है वो पैरालिसिस देखने को मिल गया है। तो वो आपको बताता है कि जो लीजन पड़ा हुआ था स्पाइनल कॉर्ड के अंदर वो इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर पड़ा हुआ था। तो जहां पर लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ पैरालिसिस आपको देखने को मिल जाए, वो लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ पैरालिसिस आपका जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर लीजन है उसको जो है वो पिन पॉइंट कर देता है। तो below the level of lesion spinal cord upper motor neuron type of paralysis होता है, और at the level of lesion within the spinal cord आपको जो है वो सेम साइड के ऊपर lower motor neuron type of paralysis जो है वो देखने को मिलता है। उससे नीचे नीचे आपका जो है वो upper motor neuron type of paralysis जो है वो चल रहा होता है। बाकी जो ब्राउन-सेकोर की डिफरेंशिएटिंग फीचर्स हैं वो सारे डिफरेंशिएटिंग फीचर्स जो है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। उन तमाम डिफरेंशिएटिंग फीचर्स को यहाँ पर अप्लाई कर लें, आपका जो है वो मामला जो है वो चल पड़ेगा। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा, इसको हम कर लेते हैं बिकॉज कि ये आपके प्रॉफ के अंदर और आपके वाइवास के अंदर बहुत रिपीटेडली पूछा जाता है। क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि डीसेरेब्रेट और डीकॉर्टिकेट रिजिडिटीज़ जो है वो क्या होती हैं। रिजिडिटीज़ का मतलब यह है कि जो मोटर सिस्टम की अब नॉर्मेलिटी है, कि आपका जो मसल है वो स्पाज में चला गया है या जो मसल है वो आपका रिजिड हो गया है। अगर रिजिड हो गया है
तो हम अभी पीछे ऑलरेडी देखा है कि अगर आपने मसल की टोन को इंक्रीज करना है या उसमें स्पाज्म प्रोड्यूस करना है तो आपने लामहला कहीं पर अपर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ पैरालिसिस जो है वो प्रोड्यूस करना है। तो ये दो स्पेसिफिक प्रेजेंटेशंस हैं जो कि आपके अपर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ लीजन के साथ प्रेजेंट करती हैं उस वक्त जब आपका लीजन जो है वो टेलेनकेफ्लॉन और मेसेनकेफ्लॉन के दरमियान कहीं पर वाक़ हो। दैट मीन्स कि जो आपके हायर सेंटर्स पड़े हुए हैं टेलेनकेफ्लॉन और ब्रेन स्टेम, इसके दरमियान में कहीं पर कोई लीजन आपका डेवलप हो रहा हो तो यूजुअली आप ये जो दो स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ रिजिडिटीज़ हैं ये डेवलप करते हैं। और इसके अंदर जो आपका डिफरेंशिएटिंग पॉइंट होता है वो आपका मिड ब्रेन होता है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस मिड ब्रेन के ऊपर पड़ा हुआ है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वो आपका रेड न्यूक्लियस है। और ये भी हमें पता है कि जो रेड न्यूक्लियस है वो आपके फ्लेक्सर कंपार्टमेंट को जा रहा होता है। हम दो बातें ऑलरेडी स्टैब्लिश कर चुके हैं कि कॉर्टिकोस्पाइनल एक्सटेंसर को सप्लाई देता है और जो रूब्रोस्पाइनल है वो आपके फ्लेक्सर्स को सप्लाई देता है। मीडियल मोटर सिस्टम के अंदर जितने भी ट्रैक्ट्स पड़े हुए हैं या तो वो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट को सप्लाई करते हुए कॉर्टिकोस्पाइनल के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हैं या फिर फ्लेक्सर कंपार्टमेंट को जो है वो सप्लाई करते हुए आपका रूब्रोस्पाइनल के लिए जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है। तो वी हैव गॉट two types of abnormal मस्कुलर रिजिडिटीज़ जो कि आपके अपर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ पैरालिसिस के साथ आपको देखने को मिलती हैं उस वक्त जब लीजन आपका टेलेनकेफ्लॉन और ब्रेन स्टेम के दरमियान कहीं पर जो है वो एग्जिस्ट करता हो। यूजली जो डिफरेंशिएटिंग फीचर है दैट इज आपका रेड न्यूक्लियस। कॉर्टिकोस्पाइनल जब नीचे की तरफ ट्रेवल करता है और मिड ब्रेन पर आता है तो ये एक ब्रांच देता है आपके रेड न्यूक्लियस को और वो रेड न्यूक्लियस की जो फ्लेक्शन का आउटपुट होता है उसको इनहिबिट कर देता है। हमने अभी बात की थी कि ऊपर से जो आपका इनपुट आ रहा है वो यूजुअली इनहिबिटरी इनपुट है, तो उसने रेड न्यूक्लियस को इनहिबिट किया और इनहिबिट करने के बाद जब नीचे आया और अपने कॉम्प्लीमेंट्री ट्रैक्ट से मिला है तो ये नीचे आकर आपके एक्सटेंसिव कंपार्टमेंट को एक्सटेंसिव सप्लाई दे रहा होता है। उसका फ़ायदा हमें ये होता है कि अगर आप बैठे हुए हैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स तो आपका जो टॉर्सो है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी जो है वो सपोर्टेड है और वो टुवर्ड्स ग्रेविटी कोलैप्स नहीं कर जाता है। वो आपकी बॉडी को शेप में रखता है, फ्रेम के अंदर रखता है और आपकी जो अगेंस्ट ग्रेविटी मेजॉरिटी मूवमेंट्स हो रही होती हैं उसको पॉसिबल बनाता है। तो हमें एक मेजर एक्सटेंसर आउटपुट चाहिए होता है, उसके लिए हम यूजली फ्लेक्सर कंपार्टमेंट को जो है वो इनहिबिट रखते हैं। वो इनहिबिशन किस तरीके से पॉसिबल है कि कॉर्टिकोस्पाइनल ने ऊपर से आते हुए मिड ब्रेन के लेवल के ऊपर एक ब्रांच देकर रेड न्यूक्लियस को इनहिबिट कर दिया है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर के जरिए एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट फ्लेक्सर आउटपुट नहीं जा रहा तो एक्सटेंसर आउटपुट जो है उसको अपना अनअकाउंटेबल काम जो है करने का मौका मिल जाता है और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट यू आर एबल टू मेंटेन योर नॉर्मल पोस्चर अगेंस्ट द ग्रेविटी। आपकी मूवमेंट्स जो है वो पॉसिबल हो जाती है। तो अब दो तरह के लीजन एग्जिस्ट कर सकते हैं, एक वो जो कि मैं रेड न्यूक्लियस से ऊपर कर दूं और एक वो लीजन जो कि मैं रेड न्यूक्लियस से नीचे जो है वो प्रोड्यूस करूं। अभी हम लोगों ने कहा कि जो कॉर्टिकोस्पाइनल है वो यूजुअली एक्सटेंसर कंपार्टमेंट को जाता है। हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये बेसिकली आपके एक्सियल मसल्स को और आपके जो लोअर लिम्स है उसको इसकी बेसिक सप्लाई जाती है। और जो रूब्रोस्पाइनल है वो बेसिकली फ्लेक्सर कंपार्टमेंट के लिए स्पेसिफिकली फॉर द अपर लिम्स हम बार बार जो है वो डिफाइन कर चुके हैं। अब अगर मैं कॉर्टिकोस्पाइनल की वो ब्रांच जो कि रेड न्यूक्लियस की तरफ निकल रही है उसको जो है वो डैमेज कर दूं तो मैंने रेड न्यूक्लियस का जो इनहिबिटरी इन्फ्लुएंस था उसको ख़त्म कर दिया है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जो रेड न्यूक्लियस उसको एक्सटेंसिव फ्लेक्सर आउटपुट जो है वो जनरेट करने का मौका मिल गया है एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपके जो अपर लिम्स हैं वो जो है वो फ्लेक्शन के अंदर जो है वो चले जाते हैं और वो फ्लेक्शन आपके अपने कंट्रोल के अंदर नहीं होती। इसको आप ममी पोस्चर भी बोलते हैं। अगर आपने जो है वो एंशंट इजिप्शियन फैरोज की जो है वो ममीज देखी हो तो उनके जो दोनों हाथ हैं वो सीने के ऊपर जो है वो फ्लेक्शन या क्रॉसिंग के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं, तो इसको आप ममी पोस्चर भी बोलते हैं कि आपके जो दोनों हाथ हैं वो फ्लेक्शन के अंदर मुड़कर आपके जो चेस्ट है उसकी तरफ जो है वो आ गए हैं और टोन इतनी ज़्यादा है कि आप उसको खींच कर भी जो है वो सीधा नहीं कर सकते बिकॉज कि आपका जो अनअकाउंटेबल जो है वो फ्लेक्सर आउटपुट जो है वो जा रहा है। यूजली जो प्रॉब्लम पड़ा हुआ है वो आपका रेड न्यूक्लियस से ऊपर पड़ा हुआ है। दैट मीन के टेलेनकेफ्लॉन में कहीं प्रॉब्लम डेवलप हुआ है और उसने आपके फ्लेक्सर कंपार्टमेंट को ओवर रिएक्ट करने का जो है वो मौका दे दिया है। इस पर्टिकुलर रिजिडिटी को जिसमें प्रॉब्लम आपका कॉर्टेक्स के साथ जो है वो जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है उसके साथ एसोसिएटेड पड़ा हुआ होता है, जिसमें आप फ्लेक्सर कंपार्टमेंट जो है उसकी ओवर एक्सजरेशन जो है वो डेवलप करते हैं। इसको आप बोलते हैं डी कॉर्टिकेट रिजिडिटी। अब अगर प्रॉब्लम जो है वो मैं रेड न्यूक्लियस से नीचे जो है वो जनरेट करूँ, इसका मतलब यह है कि आपने बेसिकली फ्लेक्सर आउटपुट जो है उसको काट लिया है।
जब फ्लेक्सर आउटपुट काट दिया है तो फिर आपका जो कॉर्टिकोस्पाइनल है वो अपनी कॉम्प्लीमेंट्री जो वेस्टिबुलोस्पाइनल है, जो मेडलरी आपका जो रेटिकुलोस्पाइनल है उसके साथ मिलकर आपकी तमाम जो बॉडी का एक्सियल मसल है और जो लोअर लिम्स के मसल्स हैं उसको हाइपर एक्सटेंशन के अंदर जो है वो डाल देता है, इंक्लूडिंग योर अपर लिम्स, बिकॉज कि वहाँ पर भी फ्लेक्सर कंपार्टमेंट काम नहीं कर रहा तो आपके जो अपर लिम्स हैं वो भी सारे के सारे एक्सटेंशन में चले जाते हैं। तो जो हाइपर एक्सटेंशन आप डिवेलप करते हैं जिसमें तमाम के तमाम आपके जो मसल्स ऑफ द बैक हैं, लोअर लिम्ब है, अपर लिम्ब है, वो एक्सट्रीम एक्सटेंशन में चले जाते हैं, उसको आप बोलते हैं डीसेरेब्रेट जो है वो रिजिडिटी। और यूजली जो आपका जो प्रॉब्लम पड़ा हुआ होता है वो प्रॉब्लम आपका रेड न्यूक्लियस से नीचे पड़ा होता है। तो अगर रेड न्यूक्लियस से नीचे प्रॉब्लम पड़ा हुआ है तो जो आप रिजिडिटी डेवलप कर रहे हो दैट इज नोन एज डीसेरेब्रेट जो है वो रिजिडिटी, इसके अंदर हाइपर एक्सटेंशन होती है। और अगर आप जो है वो रेड न्यूक्लियस से ऊपर लीजन डेवलप कर रहे हैं तो उसके अंदर आपकी जो है वो डिकॉर्टिकेट जो है वो रिजिडिटी डेवलप होती है, इसको ममी पोस्चर भी बोलते हैं। उसमें अपर लिम्ब जो है वो हाइपर फ्लेक्स्ड होते हैं और जो आपके लोअर लिम्ब्स पड़े हुए हैं वो आपके हाइपर एक्सटेंडेड होते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिजिडिटीज़ हैं जो कि हमें यूजली अपर मोटर न्यूरॉन के साथ जो है पैरालिसिस में देखने को मिलती हैं और यूजली कोमाटोस पेशेंट्स के अंदर जो है वो देखने को मिलती हैं। तो अगर मिड ब्रेन के लेवल के ऊपर या मिड ब्रेन से ऊपर कोई बहुत मेजर इवेंट हो गया है, चाहे वो वैस्कुलर था, हीमरेज था, इस्कीमिया था, कोई इन्फेक्टिव एलिमेंट था, कोई कंप्रेसिव एलिमेंट था, क्या आपने इसको कंप्रेस किया है और कंप्रेस करने के बाद जो है वो आपने अल्टीमेटली जो है वो एबनॉर्मल पोस्चर जो है वो डेवलप किया है। तो ये एबनॉर्मल पोस्चर आपको बताता है कि जो प्रॉब्लम है वो पेरिफेरी से होता हुआ जो रेड न्यूक्लियस डीपेस्ट पॉसिबल न्यूक्लियस पड़ा हुआ है उस तक पहुंच गया है। और अगर ये उस तक पहुंच गया है तो इसका मतलब ये है कि आपने बेसिकली टिलन के फ्लॉन का राब्ता जो है वो नीचे स्पाइनल कॉर्ड से जो है वो काटना शुरू कर दिया है। दैट मीन्स कि आपकी जो है वो ब्रेन डेथ जो है वो स्टार्ट जो है वो हो गई है। जाहिर है कि अगर कोई चीज़ इतनी काटती हुई बाहर से आपके सेंटर तक जो है वो पहुंच गई है तो इसका मतलब यह है कि उसने ब्लड सप्लाई को भी जो है वो डैमेज किया होगा, उसने जो बाकी आपके जो ट्रैक्ट्स ऊपर और नीचे की तरफ वाइटल पड़े हुए हैं जिन्होंने आपकी रेस्पिरेशन कंट्रोल करना है, आपके हार्ट रेट को कंट्रोल करना है, वो जो नीचे की तरफ फ्लो कर रहे हैं उसको भी डैमेज जो है वो कर रही होगी। तो ये बेसिकली ये दो रिजिडिटीज बताती हैं कि बहुत सवियर लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम जो है वो आपका एग्जिस्ट करता है और अगर इस प्रॉब्लम को जो है वो फौरन सॉल्व ना किया गया तो अल्टीमेटली जो है वो पेशेंट जो है वो आपका ब्रेन डेथ के अंदर जो है वो इंसू हो जाएगा। तो ये दो रिजिडिटीज आपकी डेवलप हो रही होती हैं। ये रिजिडिटीज जो है वो डेवलप होने का मतलब ये होता है कि वेरी सवियर जिसमें ब्रेन डेथ का खतरा होता है वो प्रॉब्लम आपके जो है सीएनएस के अंदर एग्जिस्ट करता है। बिकॉज के क्लिनिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों साइन और ये आपके लिए जो है वो रेड बेल्स जो है ऑल अक्रॉस द आईसीयू रिंग करते हैं। तो दैट इज वाई इसको आइडेंटिफाई करना कि प्रॉब्लम कहाँ है और फिर उसको जो है वो आइडेंटिफाई करने के बाद कि क्या हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, कोई वैस्कुलर इवेंट है या इन्फेक्टिव है या इन्फ्लेमेटरी है या कंप्रेशन है या आपका कोई ट्यूमर पड़ा हुआ है जो है वो ब्लॉकेज प्रोड्यूस कर रहा है, व्हाटएवर इट इज, उसको जो है हमने फौरन बुनियाद पर ठीक करना है। क्योंकि अगर वो ठीक ना हुआ तो फिर अल्टीमेटली जो पर्सन है वो ब्रेन डेथ में चला जाएगा और फिर आप जो मर्जी करते रहें यू कैन नॉट ब्रिंग द पर्सन बैक from the dead. So this is supposed to be two important representations of upper motor neuron lesion, one before the red nucleus and one after the red nucleus. Before the red nucleus it is known as decorticate जो है वो rigidity और इसके अंदर आपकी flexion of upper limbs होती है और below the red nucleus it is known as decerebrate rigidity और इसके अंदर जो है वो आपका extension of all across the body जो है वो develop हो रही होती है।